वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ और ख़वातीन की सेहत की माहिर। बहुत सारे शख्सियात हैं, लेकिन इनका जो पस मंज़र है वो कुछ और है। आप अंदरून और बैरून मुल्क तिब्बी और समाजी शोबों में 30 साल का आपका तजर्बा है। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इदारों, पंजाब और सिंध की हुकूमतों के साथ मिल के इन इशूज़ पे काम कर चुकी हैं। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नाम तो आपने सुना होगा, इससे कई साल मुंसलिक रही हैं। इस वक्त अपना एक मुशावरती इदारा QZ कैटलिस्ट वो चला रही हैं। नाम है आपका डॉक्टर यास्मीन सबी काजी। थैंक यू सो मच डॉक्टर यास्मीन के आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने आपके इंट्रो में बताया कि 30 साल का लगभग आपका तजर्बा है फील्ड का। जी। आपकी ये जो 30 साल ज़िंदगी है, इसका निचोड़ क्या है? क्या इस अरसे में आपने ख़वातीन की सेहत के ताल्लुक़ से कोई बेहतरी देखी, रिप्रोडक्टिव मसाइल के बारे में उनकी आगही और इख्तियार बढ़ता हुआ देखा, या सूरत हाल जूं की तूं है? जी, थैंक यू सो मच। एक तो आप इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा आई थिंक वे होता है कि आप नॉलेज को शेयर करें लार्जर मीडिया पे। देखिए, जो मेरा सफ़र है, चूँकि मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, आई कुड हैव ईज़िली गॉन टू सॉरी कि मैं क्लिनिक में बैठती पेशेंट्स देख, जो एक तरीक़ाकार होता है पब्लिक हेल्थ में आने का या इस फील्ड में आने का, जहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि आप प्रिवेंटिव केयर को देख सकें, ताकि आप उस हद तक ही ना पहुँचे जहाँ पे कोई आपको तकलीफ़ हो, बीमारी हो। चूँकि हमें पता है कि ओवरऑल जो हमारा मेडिकल केयर सिस्टम है, वो अभी भी काफ़ी वीक है और हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी रही है। तो इतने सालों में ऑफ़ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि तब्दीली नहीं आई है, लेकिन बहुत स्लो है। और उसकी जो औरतों के हवाले से कि औरतों की सेहत या औरतें अपने बारे में कितनी अवेयर हैं, अपना कितना ख़्याल रख सकती हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ़ के बारे में कितना जानती हैं, उसमें बिल्कुल आया है तब्दीली, लेकिन ये तब्दीली बहुत स्लो है। और उसकी मेजर वजह ये है कि हमारे यहाँ जो फ़ीमेल एजुकेशन है और फ़ीमेल जो एम्प्लॉयमेंट है, उसका रेशियो अभी भी बहुत कम है। एक लड़की को जब आप स्कूल भेजते हैं और फिर वो स्कूल में रहती है ताकि उसकी शादी जल्दी ना हो, और उसकी शादी डिले होती है, और वो एक ख़ास एज पे एक अच्छी तालीम अगर हासिल कर लेती है, फिर करती है, तो वो बहुत बाइख्तियार होती है। उसे पता होता है कि मैं अपनी लाइफ़ को किस तरह गुज़ारूँगी, मुझे किस तरह से आगे चलना लेकिन है। डॉक्टर यास्मीन, अच्छी तालीम भी इस माशरे में ज़मानत नहीं। अच्छी तालीम के बावजूद औरत कितनी बाइख्तियार है इसके बारे में फ़ैसले करने में। वो तो अमूमन तो मर्द ही करते हैं। हमने तो 80% 90% यही देखा है। तो तालीम और अवेयरनेस भी कहाँ काम आ रही है? नहीं, मैं इससे इख्तिलाफ़ करूँगी। अगर आप हमारा जो एक डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे होते हैं, अगर आप उठा के देखिए, तो उसमें कंसिस्टेंटली ये दिखाता है कि 2 चीज़ें बहुत बेसलाइन है और डिपेंड करती हैं बेहतर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से। एक एजुकेशन और एक वेल्थ है ऑफ कोर्स, कि आपका एक्सेस है, आप हेल्थ केयर को हासिल कर सकते हो, और एक एजुकेशन है, बिकॉज़ ये कि आप में वो शऊर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्रोपोर्शन शायद अभी भी वो नहीं है जो हमें नज़र आ रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी तब्दीली इसलिए नहीं आई कि हमारे यहाँ इंतहा से ज़्यादा इनइक्विटीज़ है, कि मतलब जो गरीब हैं, उनके हालात जो हैं वो अभी भी मोर और लेस उसी तरह से हैं, और उन तक वो पहुँच नहीं है। और अगर आप पॉवर्टी की एक पॉपुलेशन ले लेते, उसमें औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बिकॉज़ उनका एक्सेस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वो कहते हैं ना मर्दों की सोसाइटी है, मर्द जो है वो डिसीजंस लेते हैं। चीज़ें, जैसे मैं कह रही हूँ, तालीम के साथ डेफ़िनेटली चेंज होती हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, शायद इतनी नहीं चेंज होती जितना कि हम समझ रहे हैं कि हो जानी चाहिए। लेकिन हमने और मुल्कों में देखा है कि यही वो फैक्ट है, जब आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, यंग लोगों की एम्प्लॉयमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, जब आप उनको एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में लेकर आते हैं, तो ऑटोमैटिकली उनकी जो सेहत का मेयार है, उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो बेहतर होता है। जो कि हमें अनफॉर्चुनेटली अभी वो हम टारगेट्स बहुत सेट करती है हमारी गवर्नमेंट, और हम उनके साथ बैठे होते हैं जब स्ट्रैटेजीज बन रही होती हैं, और बड़े एम्बिशियस टारगेट्स होते हैं। और मैं यही कहूँगी कि हर कोई चाहता है कि वो अचीव हो, लेकिन हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन साइकिल है वो इतनी आई मीन वो इस तरह से नहीं है कि हम एंड टू एंड अचीव नहीं कर पाते हैं। और उसके ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
हमने देखा है बांग्लादेश में, इवन नेपाल हमसे इंडिकेटर्स में आगे चला हाँ, गया लेकिन वहाँ जाहिर है जहाँ पॉलिटिकल विल होगी तो वहाँ टारगेट्स भी अचीव होंगे, जहाँ हाफ हार्टेड काम होगा, खानापूरी होगी तो ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो एक और इशू की तरफ लाना चाह रहा हूँ। इस मुल्क में अयूब खान के ज़माने से, यानी अब तो 60 बरस से ज़्यादा हो गए, ख़ानदानी मनसूबाबंदी का प्रोग्राम शुरू हुआ था और अब भी चले ही जा रहा है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान है इसकी आबादी तकरीबन 4.5 करोड़ थी, आज 25 करोड़ है। हम आम आदमी की दिलचस्पी का रोना तो रोते रहते हैं कि उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है बच्चों के कम या ज़्यादा होने से, मगर फिगर्स ये बता रहे हैं कि हुकूमतों ने भी पिछले 60 साल में ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं किया, हालांकि इस पूरे अरसे में इस प्रोग्राम पे अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इसलिए कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क था 60s में जिसने बाकायदा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसको बाद में मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया था। उस वक्त जो रीजनल कंट्रीज थी हमारे पड़ोस की, इधर उधर की, वो हमसे सीखने आते थे कि आपने एक पूरा प्रोग्राम किस तरह से तरतीब दिया है, और हमने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश जो 71 में हमसे डबल था और हम उनसे आधे थे, अब हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। इसलिए कि वहां पे ये हुआ कि जैसे ही वो बांग्लादेश बना हुआ, जो बात आप कह रहे हैं वो बेस लाइन है, पॉलिटिकल कमिटमेंट, बिकॉज वहां पे कंप्लीट पॉलिटिकल कमिटमेंट थी। और देखिए ये आबादी का मसला जो है ना, वो एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ है कि आपके मुल्क में जगह, जैसे मैं अभी जब लाहौर में थी इंडस कॉन्क्लेव में, तो मैंने यही बात की कि पाकिस्तान में हर साल अब एक इतने बच्चे माशाल्लाह पैदा होते हैं। माशाल्लाह मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कहा जाता है, लेकिन हम एक पूरा न्यूजीलैंड जो है हर साल ऐड करते हैं अपनी आबादी में। ना हमारे पास जगह है, ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास स्कूल है, ना सेहत है। 48% बच्चे हमारे स्टंटेड है, यानी कि उनके जो है हाइट वो बहुत कम है, जिसके वजह से उनके जो ब्रेन है वो नहीं डेवलप हुए। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और मेल न्यूट्रिशन इतना हाई है। औरतें जो हैं वो मोर देन 70% एनेमिक हैं। औरतें जो डॉक्टर यास्मीन, ये जो हम आदाद शुमार हैं ये हमें ज़बानी याद हो चुके हैं, ज़ाहिर है रियासत को भी, फैसला साजों को भी ये आदाद शुमार रटे हुए हैं। उसके बावजूद 4.5 से 25 करोड़ कैसे पहुंच गए? और बांग्लादेश वाले जो थे उस ज़माने में 7 करोड़ थे, वो आज 18 पे क्यों रुके हुए हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आदाद शुमार सबको पता है। वो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो बातें मैं कह रही हूँ वही रीइंफोर्स करती हूँ। अगर आप बांग्लादेश की केस स्टडी देखें, हम लोगों ने ज़ाहिर बहुत वहाँ स्टडी टूर भी करवाया अपनी गवर्नमेंट के, खुद भी हम गए, हमने समझना चाहा। उन्होंने कहा जी जब हम, वो तो जाहिर है कि हम जब आज़ाद हुए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर दूसरे महीने बुला के कहते थे तुम लोग पॉपुलेशन के लिए क्या करो, मुझे तुम अपनी फिगर्स बताओ। और बड़ी अकाउंटेबिलिटी थी। और उन्होंने जो एक बहुत अच्छा काम किया था उसी वक्त कि वो औरतों को एम्प्लॉयमेंट में ले आए थे, कि औरतें जब प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में आ जाती हैं तो ज़ाहिर है वो खुद ब खुद अपनी प्रेगनेंसी को फिर कंट्रोल करती है, मैनेज करती हैं कि ये नहीं हो सकता कि वो हर साल प्रेग्नेंट हो। तो उन्होंने एक तो औरतों को एम्प्लॉयड किया, एजुकेशन बढ़ाई, उसके बाद उन्होंने सप्लाई साइड बहुत अच्छा किया, यानी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जितने तरीके हैं वो हर कोने में पहुंचे, गोइंग टू द लास्ट माइल, उसकी अकाउंटेबिलिटी रखी एक एक। और अभी हमने 3 साल पहले उनको जूम पे लिया था, पता चला जो उनका पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है उससे 23 डिपार्टमेंट उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं, जिसमें कि हेल्थ तो है ही लेकिन उसका हर एक डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर भी है तो रेलवे भी है, तो यूथ मिनिस्ट्री भी है, तो रिलीजियस मिनिस्ट्री भी है, तो वुमेन डेवलपमेंट भी है, सोशल सेक्टर। तो मतलब वो अभी भी इसको इतनी अहमियत देते हैं कि ये एक सेंटर पॉइंट है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक छोटा सा आपने डिपार्टमेंट बना दिया, हेल्थ को भी उससे अलग कर दिया, और उसके बजट्स भी वीक रखे, कैपेसिटी भी उनकी इतनी नहीं बढ़ाई आपने, तो वो तो डिलीवर कर ही नहीं पाए। तो हम तो इसलिए कि पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है। जब पॉलिटिकल कमिटमेंट होती है, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आप कोविड को देख लीजिए। पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि सबसे बुरा हाल होगा कोविड में, लेकिन जब करने पे आए तो आपने कोविड का अच्छा मुकाबला किया और आपका अच्छे उस पे आता है। तो मतलब अगर आप कोई रिजल्ट अचीव करना चाहें और आप अकाउंटेबिलिटी रखें, पार्टनरशिप रखें प्राइवेट सेक्टर से, आप लेके चलें कि उसको तो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं वो मिलती है।
क्लोज डोर में हमसे सारे पॉलिटिशियन कहते हैं सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है, हमें इस पे काम करना है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो करते अपने लिहाज से जो भी करते, लेकिन वो जो एक अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो तो ओवरऑल भी हमने प्रायोरिटी लिस्ट में जाहिर है कि प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ें सबसे नीचे हैं। एक वक्फा लेते हैं, ये गुफ्तगू रखते हैं डॉक्टर साहिबा आपसे। वेलकम बैक। मौजू है ख़वातीन की सेहत और उनके रिप्रोडक्शन के मसाइल। डॉक्टर यास्मीन सबी काजी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, मैंने बिलमुशाफा 2010 का सैलाब कवर किया, 2022 का सैलाब देखा और अभी 2025 का सैलाब भी देखा है। ऑब्ज़र्व ये किया गया कि सैलाब ज़ाहिर है सबके लिए ही मुसीबत लाता है, लेकिन बिलखुसूस जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनके लिए डबल मुसीबत है। तशद्दुद, नफ्सा नफसी, ग़िज़ाई मसाइल, तिब्बी मसाइल, बेघरी, पूरा का पूरा जो बोझ है मर्दों पे भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे उस प्रेशर में होते हैं, ख़वातीन होती हैं। क्या आपका भी यही मुशाहिदा है और इन तकालीफ को कम किया जा सकता है? या बिल्कुल सही कह रहे। जो चीज़ हमने देखी, जो मैं कहती हूँ डिज़ास्टर आफ्टर अ डिज़ास्टर, कि वो डिज़ास्टर तो नेचुरल डिज़ास्टर है जी, आ गया, ज़ाहिर उसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी है। जो हम लोग रेजिलिएंट नहीं है, हमारे रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स नहीं है, लेकिन जो डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो गर्ल्स और औरतों को और ज़ाहिर है बच्चों को होता है। जो हमने सबसे ट्रैजिक बात देखी कि अभी पानी उतरा नहीं है और वहाँ पेरेंट्स कह रहे हैं, स्पेशली फादर्स, कि जैसे ही पानी उतरता है वो 12 साल की 10 साल की बच्ची की कहते हैं इसकी शादी कर दो। अगर वो स्कूल जा रही थी कहते स्कूल तो बह गया है, और अगर स्कूल नहीं जा रही थी तो उन्होंने कहा अब तो इसकी बिल्कुल शादी कर दो, हमारे घर का भी कुछ नहीं पता। यानी उनके लिए ये सबसे पहला कदम है कि वो यंग एज में पुश करते हैं कि हम बेटियों की शादी करते हैं। उनके ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब एक तो ये करते हैं, दूसरा ये कि जो औरतें हैं अगर वो प्रेग्नेंट हैं उनको वो सहूलियात नहीं मिल रही, अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाह रही उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं मिल रहे। हमने कोविड में भी ये एडवोकेसी की थी कि सब आप जो है इसको एसेंशियल सर्विस का दर्जा ही नहीं देते, तो आप क्या करते हैं इसको एक तरफ कर देते हैं। एसेंशियल सर्विस में सिर्फ ठीक है, बिल्कुल जान बचाना इज मोस्ट एसेंशियल, लेकिन इसकी जो कैटास्ट्रोफी है या इसका जो इम्पैक्ट होता है वो एक औरत की पूरी सेहत पे पड़ सकता है। तो हमने देखा है कि सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो, और ये बड़ी स्टडी की गई है। और जब बात आपने की जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये हमने अर्थक्वेक जब आया था उस वक्त से हमने देखा जो डिस्प्लेस पॉपुलेशंस हैं या इवन रेफ्यूजीज में देखा या फिर फ्लड्स में देखा, सारा का सारा कि जब भी होता है तो उसमें जो है जो भी है मर्द के लिए तो ये कि जी टेंशन में फलाना है, बट ये कि डोमेस्टिक अब्यूज और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने बाकायदा सेफ स्पेसेस क्रिएट की थी जहाँ पे औरतें अपने आप को महफूज कर सके, उनकी काउंसलिंग हो सके, उन्हें कोई सपोर्ट मिल सके। देखिए इसमें जो गवर्नमेंट तो जो करती है वो करती है और इस हद तक नहीं कर पाती कि वो यहाँ मतलब करना चाहिए लेकिन नहीं होता है। लेकिन जो मैं समझती हूँ जो हमारे NGOs हैं या जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप उनको ट्रेन कर दें, उनको एम्पावर कर दें, जैसे हमने इवन लेडी हेल्थ वर्कर्स को देखा कि वो सख्त से सख्त हालात में भी वो निकल पड़ती हैं और वो मदद करने को तैयार होते हैं। इसी तरह जो आपकी कम्युनिटीज़ में लोग काम कर रहे होते हैं, अगर आप उनको तैयार करें तो वो करते हैं। सिंध में जैसे लॉ है मिनिमम एज ऑफ मैरिज का, लेकिन सिंध में अभी भी बहुत यंग एज में मैरिजेस हो रही होती हैं। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी एक्टिव है, वाइब्रेंट है और इवन डिजास्टर में जाके काम कर रही है तो वो इन चीज़ों को रोक सकती है, बिकॉज ये तो लॉ है। तो लॉ के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो उस पर आप कदम ले सकते हैं। ये इट्स नो मोर अ पर्सनल डिसीजन कि जी हमारी मर्जी हम कर रहे हैं। तो जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे सोशल फैब्रिक को जाहिर करती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी है। वही आप कहेंगे फिगर वही है जो सबको पता है कि पाकिस्तान बहुत टॉप बॉटम। तो इसका मतलब है कि इस मसले को इंडिविजुअल के बजाय कलेक्टिव अंदाज में ही हल किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है रियासती मशीनरी प्लस इंडिविजुअल्स प्लस NGOs। और अब ये तिकोन कब बनती है? अब तक तो नहीं बन पाई, लेकिन दुआ करते हैं कि ये तिकोन बने तो मसाइल तो ख़त्म नहीं होंगे लेकिन कम से कम ज़रूर हो सकते हैं। डॉक्टर यास्मीन सबी काजी, थैंक यू सो मच फॉर योर, और ये आपसे बात करना हमारे लिए एजुकेशन थी। इंशाल्लाह दोबारा आपको बुलाएंगे और किसी और मौजू के लिए। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।